नोएडा के बिल्कुल किनारे पर आधुनिकता की चकाचौंध से दूर एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। ये वो जगह थी जहां वक्त थोड़ा ठहर सा गया था, जहां जीवन की रफ्तार शहर की आपाधापी से बिल्कुल अलग थी। निथारी, एक ऐसा नाम जो आने वाले दिनों में डर और अविश्वास का पर्याय बनने वाला था। जहां गरीब लोग अमीरों के साये में रहते थे, एक विरोधाभास जहां एक तरफ आधुनिक इमारतें आसमान छू रही थीं, तो दूसरी तरफ छोटे छोटे घर अपनी सादगी में सिमटे हुए थे। ये एक ऐसा दृश्य था जो भारत के बदलते चेहरे को दर्शाता था। छोटी छोटी गलियों में रौनक रहती थी। चहल पहल और शोरगुल से भरी ये गलियां गांव की जीवन रेखा थीं। बच्चे खेलते थे, बेफिक्र और खुश। उन्हें आने वाले खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। उनकी हंसी और किलकारियां हर तरफ गूंजती थीं। परिवार खूब मेहनत करते थे ताकि 2 वक्त की रोटी जुटा सकें। वे सुबह से शाम तक खेतों में और घरों में काम करते थे, पसीना बहाते थे और सब एक दूसरे को जानते थे। एक मजबूत सामुदायिक बंधन था जो उन्हें एक साथ जोड़े रखता था। सुख दुख में सब एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। गांव से सटी हुई बड़ी बड़ी कोठियों के बीच D5 था, एक आलीशान बंगला जो अपनी भव्यता और विशालता के लिए जाना जाता था, जिसका मालिक बिजनेसमैन मोनिंदर सिंह पंढेर था। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पहचान और रुतबा समाज में बहुत ऊंचा था। एक शांत बंगला जो अपनी ऊंची दीवारों के अलावा और किसी बात के लिए खास नहीं था। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक साधारण घर था, लेकिन इसके अंदर एक गहरा राज छिपा हुआ था। सालों तक गांव और वो घर एक साथ रहे, एक दूसरे के अस्तित्व के साक्षी बने। क्लास की वजह से अलग थे, पर रूटीन से जुड़े हुए थे। उनकी दिनचर्या अलग थी, लेकिन वे एक ही धरती पर सांस ले रहे थे। किसी को शक नहीं था कि D5 के गेट के पीछे एक बुरा सपना चल रहा था, एक ऐसा खौफनाक सच जो जल्द ही सबके सामने आने वाला था। निठारी का भोलापन, उसका भरोसा और कम्युनिटी वाली फीलिंग जल्द ही टूट जाएगी। एक ऐसा आघात लगने वाला था जिससे उबरना मुश्किल था। बुराई सामने ही छिपी हुई थी, भेस बदले हुए। एक ऐसा दानव जो इंसानियत के चेहरे पर कलंक था। डर की शुरुआत चुपचाप हुई। एक बच्चा गायब हुआ, फिर दूसरा। 2005 तक निठारी में गायब होने की घटनाएं एक भयानक पैटर्न बन गईं। ज्यादातर गरीब घरों के बच्चे और यंग औरतें। रिम्पा, पायल, पिंकी और पूजा जैसे नाम नुकसान के सिंबल बन गए। विक्टिम्स को आखिरी बार D5 के पास देखा गया था, पर चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया गया। गलियों में हंसी की जगह डर ने ले ली थी। पेरेंट्स बच्चों को घर के अंदर रखते थे। गायब होने वाले बच्चों के पोस्टर्स बढ़ते गए, पर अथॉरिटीज बेपरवाह रहीं। कम्युनिटी का डर बढ़ता गया और उनकी लाचारी भी। उनको पता चला कि मॉन्स्टर उनके पड़ोस में ही रह रहा था। परेशान पेरेंट्स अपनी गुमशुदा संतानों को ढूंढने की उम्मीद लिए पुलिस के पास गए। उन्होंने सोचा कि शायद पुलिस उनकी मदद कर पाएगी, उनके बच्चों को ढूंढने में उनका साथ देगी, पर उनको टाल दिया गया और इग्नोर किया गया। उनकी शिकायतों को अनसुना कर दिया गया, जैसे कि वो कोई महत्व ही नहीं रखती थीं। पुलिस ने उनकी परेशानी को गंभीरता से नहीं लिया। ऑफिसर्स ने कहा कि गायब हुए लोग भाग गए थे, शायद अपने घर से नाराज होकर कहीं चले गए थे। उन्होंने इसे एक गंभीर मामला मानने से इनकार कर दिया, या भागकर शादी कर ली थी और जल्द ही वापस आ जाएंगे। उन्होंने इसे एक प्रेम प्रसंग का मामला समझकर टाल दिया। उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास इतने छोटे मामलों के लिए समय नहीं है और उन्हें और भी जरूरी काम है। नंदलाल, जिनकी बेटी पायल गायब हो गई थी, पुलिस के इस रवैये से बहुत निराश थे। उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी बेटी को ढूंढने की ठान ली। उन्होंने उसका एक्टिव फोन नंबर भी दिया, जिसका इस्तेमाल पंढेर कर रहा था। यह एक बहुत बड़ा सुराग था जो सीधा इशारा कर रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, पर पुलिस ने कुछ नहीं किया। उन्होंने इस सबूत को भी अनदेखा कर दिया, जैसे कि यह कोई मायने ही नहीं रखता था। परिवारों ने पैसे इकट्ठे किए, खुद ही खोजबीन की, अपने बच्चों को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश की। उन्होंने हर गली, हर नुक्कड़ छान मारा और ऑफिशियल्स से रिक्वेस्ट की, गिड़गिड़ाए कि वो उनकी मदद करें, उनके बच्चों को ढूंढने में उनका साथ दें, पर सिस्टम ने उनको फेल कर दिया। उनकी उम्मीदें टूट गईं और वो अकेले अपनी लड़ाई लड़ने को मजबूर हो गए। सिर्फ लगातार प्रेशर और मीडिया के ध्यान ने इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया और लोगों को इसके बारे में पता चला। अथॉरिटीज को एक्शन लेने पर मजबूर किया। जनता सकता था, पुलिस। 29 दिसंबर 2006 को सच सामने आया। लिटरली D5 के पीछे नाला साफ कर रहे गांव वालों को एक सड़ा हुआ हाथ मिला।
फिर और भी बॉडी के पार्ट्स मिले, खोपड़ियां, हड्डियां और बच्चों का सामान कीचड़ से निकला। वो घर हॉरर का घर बन गया और पंढेर और उसके नौकर सुरिंदर कोली को अरेस्ट कर लिया गया। कोली ने विक्टिम्स को फंसाने, मारने और उनके शरीर के टुकड़े करने की बात कबूल की और उनको नाले में फेंक दिया था। दुखी परिवार इकट्ठा हुए, बरामद की गई चीजों के बीच शांति की तलाश कर रहे थे। फॉरेंसिक टीम्स ने हत्याओं के स्केल को कंफर्म किया। इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू ही हुई थी। कोली के कबूलनामे से इन्वेस्टिगेटर्स हैरान रह गए। उसने बच्चों को D5 में फंसाया, उनको मारा और नेक्रोफिलिया और नरभक्षण के एक्ट्स किए। उसने बॉडीज के टुकड़े किए और बॉडी के पार्ट्स को नाले और बैकयार्ड में फेंक दिया। कोली ने विक्टिम्स का सामान थोड़ी देर के लिए रखा, फिर उनको फेंक दिया। उसने दावा किया कि एक मजबूरी ने उसे क्राइम करने पर मजबूर किया। उसने कोई पछतावा नहीं दिखाया। कोली ने पुलिस को एविडेंस तक पहुंचाया और अपने तरीकों को डरावनी डिटेल में बताया। उसका कबूलनामा प्रोसिक्यूशन का मेन एविडेंस बन गया। उसके एक्ट्स के स्केल और दुष्टता ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। पंढेर ने क्राइम्स के बारे में कोई जानकारी होने से मना किया। उसने दावा किया कि वह अक्सर बाहर रहता था। कुछ एविडेंस, जैसे पायल का फोन, उसे विक्टिम्स से जोड़ते थे, पर डायरेक्ट प्रूफ की कमी थी। D5 में इलीगल एक्टिविटीज के आरोप ने शक को और बढ़ाया, पर कोर्ट्स को उसको हत्याओं से जोड़ने के लिए कुछ खास नहीं मिला। पंढेर की इन्वॉल्वमेंट के बारे में कोली के बयान इनकंसिस्टेंट थे। पंढेर को ज्यादातर केसेस में बरी कर दिया गया, हालांकि शक बना रहा। पब्लिक और विक्टिम्स के परिवारों के लिए उसकी मोरल जवाबदेही अनसुलझी रही। पंढेर को सच में क्या पता था? यह सवाल निठारी की कहानी को परेशान करता है। केस की गंभीरता को देखते हुए इसे लोकल पुलिस से CBI को ट्रांसफर कर दिया गया, ताकि निष्पक्ष और विस्तृत जांच हो सके। CBI, भारत की प्रमुख जांच एजेंसी, ने तुरंत मामले की बागडोर संभाली। CBI ने पीड़ितों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया, जिन्होंने विक्टिम्स की पहचान के लिए DNA का इस्तेमाल किया। DNA टेस्टिंग के जरिए लापता बच्चों के परिवारों को सच्चाई का पता चला, जिससे उन्हें कुछ हद तक शांति मिली। लेकिन इंसाफ का रास्ता आसान नहीं था। ट्रायल लंबे और दर्दनाक थे। हर तारीख पर पीड़ितों के परिवार वालों को अपनी उम्मीदों और डर का सामना करना पड़ता था। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोली को कई केसेस में दोषी ठहराया गया। उसके अपराधों की गंभीरता को देखते हुए और उसे कानून के अनुसार मौत की सजा सुनाई गई। यह फैसला पीड़ितों के परिवारों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में कई उतार चढ़ाव आए। पंढेर की सजा एविडेंस की कमी के कारण पलट दी गई, जिससे मामले में और जटिलता आ गई। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। 2023 में हाईकोर्ट ने इन्वेस्टिगेटिव फेलियर्स का हवाला देते हुए कोर्ट ने जांच में हुई गलतियों और सबूतों की कमी को गंभीरता से लिया। कई केसेस में दोनों आदमियों को बरी कर दिया, जिससे पीड़ितों के परिवारों में निराशा फैल गई। हालांकि कोली अभी भी कुछ सजाओं के लिए डेथ रो पर है। उसके अपराधों की गंभीरता को देखते हुए दूसरी ओर पंढेर अब फ्री है, जिससे न्याय व्यवस्था पर कई सवाल उठते हैं। परिवारों के लिए न्याय धीमा और अधूरा रहा है और वे आज भी अपने प्रियजनों के लिए इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। निठारी केस ने लॉ एनफोर्समेंट और कोर्ट्स की कमियों को उजागर किया, जिससे यह पता चलता है कि सिस्टम में सुधार की कितनी जरूरत है। यह एक डरावना रिमाइंडर है, जो हमें यह याद दिलाता है कि समाज में बुराई कितनी गहरी हो सकती है, कि बुराई कैसे सामने ही छिप सकती है और हमें हमेशा सतर्क रहने की आवश्यकता है, और न्याय कैसे मुश्किल हो सकता है, खासकर जब सिस्टम में कमियां हों।